अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ठीक उसी तरह अपने सेम चैप्टर मोशन एंड फोर्स के अंदर न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आगाज़ करेंगे। हमने सबसे पहले फोर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद जो है वो न्यूटन्स के लॉज पर आ गए थे। और न्यूटन्स वो वाहिद साइंटिस्ट है जो फिज़िक्स की बुनियाद रखने वालों में से जिनके लॉज हर जगह, हर ऑब्जर्वेशन, हर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अप्लाई किए जाते हैं और एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर था। उसके स्टेटमेंट के हवाले से हमने बात की, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैंने डिस्कस की ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर अच्छी कमांड्स आ जाए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि न्यूटन के लॉ जो होते हैं लॉज, ये बहुत अहम क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इसी चैप्टर के अंदर हम कई चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमने न्यूटन्स के लॉज को अप्लाई करना होता है, ठीक है जी। अच्छा दी, अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, देन फिर उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन पे जाएंगे। और जो मैंने आप लोगों को बताया था फोर्स, जब मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को साथ साथ में ये कंफर्म किया था कि बेटा फोर्स का जो फार्मूला है वो हम न्यूटन्स के लॉज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो न्यूटन का लॉ है जिसके अंदर हम बेसिकली फोर्स का जो बेसिक फार्मूला होता है उसे हम ड्राइव करते हैं, ठीक। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या होती है वो हम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम उसको लेकर उस फार्मूले को ड्राइव करेंगे कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, शुरू करते हैं। व्हेन अ फोर्स acts on an object, ठीक है। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट, कॉमा, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट, एन एक्सेलरेशन इन इट, ठीक है। पहले तो ये बात यहाँ से समझ में आ गई कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स की मुनासबत क्या होगी। वो फोर्स आप चाहो तो किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करने के लिए भी लगा सकते हो और वो फोर्स को आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ घसीटने के लिए या खींचने के लिए, पुल करने के लिए भी आप लगा सकते हो। दोनों सूरत में हम एक तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने वाली जो फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ये एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता है फोर्स लगाने से क्या होता है, बॉडी एकदम झटके से आगे की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो बॉडी एक्सेलरेट हो गई, ठीक है। अच्छा, इन इट्स ऑन डायरेक्शन, ये भी समझ लें, इन इट्स ऑन डायरेक्शन, इसको बढ़ाकर इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट, ठीक है। एंड इट्स ऑन डायरेक्शन लिखते हैं, इट्स ऑन डायरेक्शन, ठीक है। हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप लगाते हो तो उसके लिए कोई ख़ास डायरेक्शन आप चूज़ करते हो। जैसे अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, वो मैं यहाँ से इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास जो वाइट बोर्ड है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो क्या होगा, अगर ये डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन से हिलकर नेक्स्ट पोजीशन पर चला जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने इस पर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, ये इस ऑब्जेक्ट ने ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होके आगे की तरफ बढ़ गया। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, जिस डायरेक्शन पर आपने फोर्स लगाई सेम उसी डायरेक्शन को इसने कंटिन्यू किया और सेम डायरेक्शन के अंदर ही वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो गया। अच्छा, अब जो फोर्स हमने लगाई थी जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट हुई थी, ये फोर्स का मैथमेटिकल रिलेशन क्या बनेगा उसको पढ़ लेते हैं। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude is directly proportional to the magnitude of the force, to the magnitude
ऑफ द फोर्स। तो क्या हुआ, आपने जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जिसकी वजह से वो बॉडी आगे की तरफ या ऑब्जेक्ट आगे की तरफ एक्सेलरेट हुआ, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अपने ही मैग्नीट्यूड के। आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, यानी अगर आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट भी उतना ही आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी यानी ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर आप फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी भी या ऑब्जेक्ट जो है वो उतनी ही क्वांटिटी के अंदर आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा। और साथ में ये भी समझ लें, एक तो हमने समझ लिया कि फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होता है। अब एक और चीज़ जो कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the mass of object। यहाँ पर इसकी डेरिवेशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। तो ये स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा, इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ से। तो जब आप फोर्स लगाओगे ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन छोड़कर आगे की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट होने की वजह से इसकी, क्योंकि पहले इसकी स्पीड 0 थी, रुकी हुई थी, अब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ और आगे की तरफ बढ़ के एक नई पोजीशन इसने इख्तियार कर ली, और वो पोजीशन हम मान लेते हैं कि ये पोजीशन है, ठीक है। ये हो गया मुकम्मल कॉन्सेप्ट। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब आपने फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट पर, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा दिया, इट्स ऑन डायरेक्शन। और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ अपनी ही डायरेक्शन की तरफ प्रोड्यूस हुआ, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई, बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो सेम डायरेक्शंस पर हुआ, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हम कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। पहले इसको अच्छे से राइट डाउन कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर जो है हम इसको आगे इसका जो फॉर्मूला है फोर्स का वो हम ड्राइव करेंगे। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया था। अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं, इसलिए मैंने बोर्ड को रब कर दिया ताकि हमें स्पेस मिल सके और हम इसकी डेरिवेशन को कंटिन्यू कर सके। तो अब हमारे पास जो मैं रेड मार्कर से हेडिंग डलवा देता हूँ कि एक्सप्लेनेशन कहलाती है। ये एक्सप्लेनेशन, हम अभी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे, या आप इसे एक और नाम भी दे सकते हो बेटा कि ये हमारे पास मैथमेटिकल, इस एक्सप्लेनेशन की वजह से हम मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव कर पाएंगे, मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव कर पाएंगे फोर्स का, ठीक है। चलिए, अब एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल की रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है हम कर लेते हैं। एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ मास m, जिसका मास होगा m, प्लेस्ड, उसे हम जिस जगह प्लेस कर रहे हैं, प्लेस्ड ऑन अ फ्रैक्शनलेस सरफेस, ठीक है। हम मानकर चलते हैं कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शनलेस सरफेस है जिस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड कर लिया, ठीक है। तो इसका मास है m, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ फ्रैक्शनलेस सरफेस। फ्रैक्शनलेस का मतलब ये होगा कि इस सरफेस पर ये सरफेस स्मूथ होगा, इसमें जो है वो फ्रैक्शन जो होगी वो मिनिमम होगी, अगर होगी भी तो बहुत कम होगी, ठीक है, जो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा आगे की तरफ एक्सेलरेट होने के लिए। अच्छा, अब हम जो स्टेटमेंट में पढ़ा था उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट में जो बात लिखी और समझी उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब फोर्स एक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। तो हम जो फोर्स यहाँ इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं, हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दी।
अब अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, ये बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो जाती है और एक्सेलरेट होकर ये एक नई पोजीशन इख्तियार कर लेती है जिसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। और साथ साथ में ये भी कहा गया कि ये जो फोर्स होगी जो आप इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जो फोर्स आपने अप्लाई की वो फोर्स आपके पास डायरेक्टली यानी जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की बॉडी एक्सेलरेट हो गई, और ये एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये कितनी एक्सेलरेट होगी आगे की तरफ, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके फोर्स के मैग्नीट्यूड के। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये बताया गया आपको। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आप जितनी फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी उतने ही एक्सेलरेट होगी या ऑब्जेक्ट उतना ही एक्सेलरेट होगा। जितना वो एक्सेलरेट होगा उसे आप दिखाओगे कैसे कि एक्सेलरेशन ये इतना हो पाया है जितना आपने फोर्स अप्लाई की। तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में होता है। अगर आप फोर्स बढ़ाओगे, अगर आप फोर्स बढ़ा दोगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक इसी तरीके से हमने पढ़ा कि ये एक्सेलरेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब हम इसे कंबाइन कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो आपके पास कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बनता हुआ नजर आया। कंबाइन का मतलब ये होता है बेटा कि अच्छा, इन्वर्स रिलेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझ लें। इन्वर्स का मतलब होता है अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट के मास को कम लो, क्योंकि अगर बॉडी लाइटर वेट होगी जिसका मास कम होगा तो उस पर लगी जाने वाली फोर्स की वजह से वो बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। भारी बॉडी होगी उस पर आप, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखें ये आपके पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है। ठीक है, इसको मैं कैपिटल एम सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है। तो मैंने स्मॉल एम और कैपिटल एम इसलिए लिया ताकि हम फ़र्क रख सकें कि ये मास कम है और ये मास ज़्यादा है। अब आप क्या कर रहे हो, दोनों पर इक्वली फोर्स लगा रहे हो। इस पर भी जो आप फोर्स लगा रहे हो वो तकरीबन 10 न्यूटन की है और इस पर भी जो आप फोर्स लगा रहे हो वो भी तकरीबन 10 न्यूटन की है। तो आप खुद कॉमन सेंस को यूज़ करें और मुझे बताएं कौन से ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है तो बराबर लग रही है, लेकिन कौन सी बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। सोचें, देखें, जो बॉडी भारी होगी वो कम एक्सेलरेट होगी क्योंकि वो भारी है, और जो बॉडी हल्की होगी वो ज़्यादा एक्सेलरेट हो पाएगी। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी, जो एक्सेलरेशन ज़्यादा और इसको मैंने ज़्यादा बड़ा एरोहेड से दिखा दिया, और ये कम एक्सेलरेट होगी तो इसको मैंने स्मॉल एरोहेड से दिखा दिया। तो आपने नोट किया कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली है। मास छोटा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा, लाइटर वेट होगा, फोर्स ज़्यादा असरअंदाज करेगी और बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट हो पाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा यानी मास ज़्यादा होगा तो फोर्स कम एक्सेलरेट कर पाएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम होगा। यही बात कही गई कि अगर मास कम रखोगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। बॉडी अगर हल्की होगी तो उस पर फोर्स जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होगी, जिसकी वजह से बॉडी की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी अगर मास कम होगा। ठीक है, कंबाइन कर लिया मैंने दोनों इक्वेशंस को। तो कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा, फोर्स को हम ऊपर रख लेंगे और मास क्योंकि नीचे है तो हमने मास को नीचे रख लिया। अब यहाँ से आप अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो साथ में आप लिख देते हो कांस्टेंट। ठीक है जी, आप लिख देते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट आएगा और साथ में F/m हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ जगह नहीं बन रही, हम इसको यहाँ लिखते हैं ताकि हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकें। यहाँ देखें क्योंकि m डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ आके एक्सेलरेशन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ma हो जाएगा और यहाँ पर फोर्स आ जाएगा। साथ में इसके कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट को आप कुछ भी चूज़ कर लो। कांस्टेंट अमूमन तौर पे क्या होता है, प्रिंसिपल या लॉज के अंदर k चूज़ किया जाता है तो हम इसको k ही रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास f जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका जो फोर्स है वो बराबर हो चुकी है, फोर्स जो है वो आपके पास बराबर हो चुकी है। ठीक है, kf को आप fk दिखा रहे हो। ठीक है, और ये बराबर हो गई ma के बराबर। हम रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, kf रखो या k रखो एक ही बात है। यहाँ ma दोनों बराबर हैं तो मैंने इसको पहले रख दिया और उसको बाद में रख दिया, एक ही बात है। अच्छा, अब आप यहाँ पर कांस्टेंट को 1 सपोज कर लेते हो। कांस्टेंट यानी k की वैल्यू अगर आप 1 रख लोगे तो क्या होगा,
1 रखने की वजह से ये आपका ma यानी फोर्स का फॉर्मूला ma हो जाएगा। ये है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने आपको एक तरीके से फोर्स का फॉर्मूला यानी फोर्स का जो बेसिक फार्मूला है वो हम ड्राइव करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या होगा ये भी हम देखेंगे। फोर्स का यूनिट हम निकाल लेते हैं। यूनिट की मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाए कि हम यूनिट इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं। सीधी और आसान सी बात कि हमें फोर्स का यूनिट अगर ड्राइव करना है तो एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, मास हमें पता है, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, तो मैंने m यानी मास की जगह पर kg रख लिया, और एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को नाम दिया गया है न्यूटन का नाम दिया गया। ठीक है, तो फोर्स को हम न्यूटन के अंदर मेजर करते हैं। आप कई जगहों पर देखोगे कि फोर्स को न्यूटन के साथ मेजर किया जाता है, और ये न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये आपको यूनिट कन्वर्जन में बहुत काम आएगी, और आगे इसी चैप्टर्स के एंड में जब हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी हमने यूनिट्स का ध्यान रखना है, तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझ के याद रख लीजिएगा। ठीक है जी, हमने आज के सेशन के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसके मैथमेटिकल रिलेशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम अपनी इसी चैप्टर से जुड़े हुए जो कि मोशन फोर्स का है उसमें हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।